हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के पश्चात अंधकार अभिक्रिया देखने जा रहे हैं। प्रकाश अभिक्रिया हमने पिछले वीडियो में देख ली। प्रकाश अभिक्रिया के बाद आती है अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ हो रही थी? ग्राना में। अंधकार या डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसे C3 चक्र कहते हैं अथवा केल्विन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने खोजी थी। प्रकाश अभिक्रिया में हमने दो उत्पाद बनाए थे, ATP और NADPH2। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। ये प्रबल अपचयकारी पदार्थ है, अपचायक पदार्थ है। और ATP प्रबल ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, फॉस्फोरिलीकरण करने के लिए कार्य में आएगा। तो इसे मेल्विन केल्विन ने खोजा था, इसलिए इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं, C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, स्थिरीकरण में 3 कार्बन वाला उत्पाद बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसलिए तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बनने के कारण इसे C3 चक्र कहते हैं। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है, यानी हरित लवक के मैट्रिक्स में। स्ट्रोमा के अंदर ये चक्र है, अर्थात ये उत्पाद बनता रहता है और ये चक्र भी निरंतर चलता रहता है। उत्पाद अलग हो जाता है और पुनः जनन अभिक्रिया द्वारा फिर से प्रथम उत्पाद, प्रथम यौगिक बन जाता है। तो चालू होती है इस प्रथम यौगिक से। प्रथम यौगिक है हमारा रिबुलोज 5-फॉस्फेट। रिबुलोज 5-फॉस्फेट एक प्रथम यौगिक है जो स्ट्रोमा में पहले से स्थित है, जो 5 कार्बन युक्त शर्करा है। रिबुलोज 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। इसके 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं रिबुलोज 5-फॉस्फेट। यह प्रथम यौगिक है जो केल्विन चक्र को प्रारंभ करता है। इसके 6 अणु हैं, 6 मॉलिक्यूल यानी 6 अणु। ये अपने आप को सक्रिय करते हैं चक्र में जाने के लिए। तो सक्रिय करना, एक्टिवेशन या फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरस को अपने साथ जोड़ के ये सक्रियण करते हैं। तो 6 ATP फॉस्फेट ग्रुप को छोड़कर 6 ADP बन जाएंगे और 6 फॉस्फेट समूह, ये रिबुलोज यहाँ से 5 आएगा, 5 ADP 5 ATP में बदलेंगे, सॉरी 6 अणु में, तो 6 अणु ATP 6 फॉस्फेट समूह 6 निकालेंगे, जो 6 अणुओं के रिबुलोज के पास जाएंगे। अब यहाँ हमने लिखा था रिबुलोज 5-फॉस्फेट, यानी रिबुलोज के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह था। अब एक फॉस्फेट समूह रिबुलोज के प्रथम कार्बन पर भी आ गया, तो ये बन गया 6 अणु रिबुलोज प्रथम कार्बन और 5वें कार्बन दोनों पर फॉस्फेट समूह यानी डाई फॉस्फेट। इसे हम रिबुलोज 1/5 बिस फॉस्फेट भी कहते हैं, रिबुलोज 1/5 द्विफॉस्फेट अणु भी कह सकते हैं, अथवा इसको किताबों में लिखा रहता है RUBP, रिबुलोज बिस फॉस्फेट। 6 अणु रिबुलोज बिस फॉस्फेट के बने। यहाँ ATP कार्य में आए, इसे कह दिया फॉस्फोरिलीकरण अथवा सक्रियण। जैसे ही रिबुलोज 1/5 डाइफॉस्फेट बना, ये वायुमंडल से आने वाले 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को अपने साथ जोड़ते हैं। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। रुबिस्को यानी रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम। यहाँ रुबिस्को में कौन सा कार्य हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना, कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं इसे। तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट वायुमंडल के 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 6 अणु है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं जो स्टोमेटा द्वारा आएंगे, रंध्र द्वारा। कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कहते हैं रिबुस्को एंजाइम की उपस्थिति में, और प्रथम अस्थायी यौगिक बनता है जो कि हेक्सोज है।
1,6 डाइफॉस्फेट हेक्सोस, परंतु यह टेम्पररीली बनता है और ये अनस्टेबल यानी अस्थायी यौगिक है, अतः ये टूट जाता है तुरंत ही और कितने अणु बना लेता है? 3 कार्बन युक्त। ये 6 कार्बन युक्त था, अब यहाँ 5 कार्बन थे, एक एक कार्बन और जोड़ने पे 6 कार्बन वाले 6 अणु हो गए, परंतु यह अस्थायी यौगिक है और यह तुरंत टूटकर 12 अणु 3 कार्बन वाले बना देता है। 6 अणु 6 कार्बन के थे, अगर उनको हम तोड़ दें 2-2 टुकड़ों में तो 3-3 कार्बन वाले कितने अणु बन जाएंगे? 12 अणु। तो ये 12 अणु बने 3 कार्बन युक्त पदार्थ 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये प्रथम स्थायी उत्पाद बना है इस केल्विन चक्र में। यह स्थायी है, ये अस्थायी है। किताबों में और एग्जाम में ये नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये टेम्पररीली बनता है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद है, इसलिए किताबों में या आप जब एग्जाम लिखेंगे तो इसे नहीं लिखेंगे, यह केवल आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है। तो ये अस्थायी उत्पाद 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बना देता है। यह PGA, 3PGA का तात्पर्य है ये 3 कार्बन वाले जो अणु हैं उसके तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ा है? फॉस्फेट समूह। ये ग्लिसरिक अम्ल है, पर ग्लिसरिक अम्ल के तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ गया? फॉस्फेट, इसलिए उसको कह दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसके कितने अणु बन गए? 12 अणु। कितने कार्बन वाला पदार्थ है, यौगिक है ये? 3 कार्बन युक्त यौगिक, ऐसे बता सकते हैं हम, 3 कार्बन युक्त यौगिक और तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ा है? फॉस्फेट समूह। तो ये स्थायी यौगिक, इसीलिए इसे C3 चक्र कहा, क्योंकि यहाँ प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त बना, C3 साइकिल। अब ये PGA फिर से फॉस्फोरिलीकरण करता है, अब ये 12 अणु हो गए तो 12 ATP काम आएंगे और ये 12 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बने। यहाँ था फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3 कार्बन में से तीसरे पे फॉस्फेट समूह था, अब ATP से एक एक फॉस्फेट निकल के प्रथम पर भी जुड़ गया है, तो 12 अणु 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु बने। 12 अणु 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बने। अब ये ग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होकर के एल्डिहाइड बन रहा है। अपचयन होकर के एल्डिहाइड बनते समय यह NADPH2 काम आए। NADPH2 कहाँ बने थे? प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 बने थे, ये प्रबल अपचायक है, तो ये अम्ल को एल्डिहाइड में बदल रहे हैं। तो यहाँ NADPH2 से हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, ये अम्ल को एल्डिहाइड में बदलते हैं और ये NADP बन जाता है। तो 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बने अम्ल से, इसे कहते हैं हम अपचयन की क्रिया। अब PGL 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके 12 अणु बने, उनमें से 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु एल्डोलेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का अणु बनाता है। 3 कार्बन वाले 2 अणु जुड़ेंगे तो कितने कार्बन वाला उत्पाद बनेगा? 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाला प्रथम फ्रक्टोज हेक्सोस शुगर है ये, तो 1 अणु बनेगा। यहाँ 2 अणु है, ये 1 अणु बना देंगे, ये 3 कार्बन है, ये 6 कार्बन युक्त है, तो 6 कार्बन युक्त 1 अणु फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का बना, जो आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाएगा। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये 2 अणु PGAL के 1 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना रहा है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और अंत में ग्लूकोज बना रहा है। तो यह 2 PGAL अणुओं से 1 ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। अब 10 PGAL अणुओं का कार्य क्या रहा? तो यहाँ 12 से 2 ने तो ग्लूकोज बना दिया, बाकी के 10 अणु 3 PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के
पुनर्जनन अभिक्रिया द्वारा विभिन्न मध्यवर्ती अभिक्रियाओं द्वारा ये पुनः प्रथम उत्पाद, प्रथम यौगिक बना देते हैं। रिबुलोज 5 फॉस्फेट, रिबुलोज 5 कार्बन वाले, ये 3 कार्बन वाले अणु हैं। 3 कार्बन वाले 10 अणु से 5 कार्बन वाले कितने अणु निर्मित हो जाते हैं? 6 अणु रिबुलोज 5 फॉस्फेट के। तो प्रथम यौगिक फिर से पुनर्जनन अभिक्रियाओं द्वारा बन जाता है और फिर से चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो केल्विन चक्र चक्रीय अभिक्रिया है, यहाँ उत्पाद भी बन रहा है और फिर से प्रथम यौगिक भी निर्मित हो रहा है। इस पूरे केल्विन चक्र के 3 मुख्य पद हैं। प्रथम मुख्य पद में आएगा कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा मुख्य पद है अपचयन और तीसरा मुख्य पद होता है पुनर्जनन अभिक्रिया। यानी केल्विन चक्र में 3 मुख्य अभिक्रियाएं हैं। कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, अपचयन यानी अम्ल का एल्डिहाइड में बदलना और तीसरा एल्डिहाइड से पुनर्जनन अभिक्रिया द्वारा प्रथम यौगिक का पुनः प्राप्त होना, ताकि ये साइकिल दोबारा फिर चल सके। इसे केल्विन चक्र कहते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद हमारा था फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन युक्त था, इसलिए इसे C3 चक्र भी कहते हैं। यहाँ रिबुलोज 5 फॉस्फेट को सक्रिय करने के लिए ATP काम आए थे, इसलिए एडिशनल रिएक्शन हुई फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ पर भी फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का सक्रिय करने के लिए फिर से फॉस्फोरिलीकरण कराया गया था। तो ये दोनों फॉस्फोरिलीकरण सक्रियण ऊर्जा अभिक्रियाएं भी कहलाती है। तो यह हमारी अंधकार अभिक्रिया की प्रथम C3 अभिक्रिया है। यह तो संपन्न होती है सभी पादपों में, द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री सभी पादपों में, परंतु एकबीजपत्री पादपों में इसके अलावा एक और, इससे पहले, इसके अलावा नहीं, इससे पहले केल्विन चक्र से पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए एक और अभिक्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं हम C4 चक्र। C4 चक्र यह देने वाले वैज्ञानिक थे H. स्लेक, इसलिए इसे H. स्लेक पाथवे या H. स्लेक साइकिल भी कहते हैं। इसे में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। अभी हमने कहा अंधकार अभिक्रिया यानी केल्विन अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में स्थिरीकरण करना। तो ग्लूकोज बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण यहाँ पर भी होता है C3 साइकिल में, परंतु कुछ विशेष पादपों में यह केल्विन चक्र से पहले एक और चक्र पाया जाता है, जिसे हम C4 चक्र कहते हैं। अब C4 चक्र के लिए पहले हमें विशेष पादप वह कौन से हैं जिनमें केल्विन चक्र के अलावा एक और चक्र है, वो जानना होगा। तो C4 चक्र कर होने वाले पादप हैं एकबीजपत्री पादप। एकबीजपत्री पादप यानी कौन से पादप होते हैं? जिनके अंदर गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, ये धान आते हैं। धान के पादपों की पत्तियों का विचार करें हम, तो हम देखते हैं कि धान के पादपों की पत्तियों में ऊपरी और निचली दोनों सतह समान होती है। ऊपरी पत्ती की सतह, ऊपरी अधिचर्म और नीचे की निचली अधिचर्म, इनमें स्टोमेटा की संख्या भी लगभग समान होती है। स्टोमेटा यानी रंध्र। पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं और दोनों सतहों पर रंध्र समान है, यानी रंध्र से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दिशाओं से इनको प्राप्त होता है। इन पत्तियों में मध्य में संवहन मंडल है और संवहन मंडल यानी क्या? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को चारों तरफ से घेरने वाला पुलाच्छद कोशिकाएं हैं और ऊपरी और निचली अधिचर्म के बीच में क्या है? ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म। ऊपरी और निचली दोनों अधिचर्म के मध्य में जो उत्तक पाया जाता है, इसे हम कहते हैं मीजोफिल उत्तक। मीजोफिल।
मीजोफिल उत्तक और पुलाच्छद। मीजोफिल कोशिकाओं में यहाँ मीजोफिल उत्तक ऐसा है, इसको बोलते हैं मृदुत्तक। मृदुत्तक प्रकार की कोशिकाएं हैं, स्पंजी मृदुत्तक, यानी एक दूसरे से दूर दूर। तो यहाँ मीजोफिल उत्तक में मृदुत्तक कोशिकाएं पाई जाती है। मीजोफिल किसे कहा? ऊपरी निचली अधिचर्म के मध्य में उपस्थित उत्तक, वह मीजोफिल। मीजोफिल उत्तक की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो मृदुत्तक प्रकार की। अब यहाँ इन पत्तियों में कुछ विशेष बात है। क्या विशेष बात है? कि ये मृदुत्तक, मीजोफिल की मृदुत्तक कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक है, इन हरित लवक में ग्रहणा की संख्या बहुत अधिक है, परंतु स्ट्रोमा बहुत कम है। और ये जो पुलाच्छद की कोशिकाएं हैं, इन पुलाच्छद की कोशिकाओं में भी हरित लवक पाए जाते हैं, और ये हरित लवक में स्ट्रोमा ज्यादा है, यानी ग्रहणा कम है, स्ट्रोमा अधिक है। यानी कि इसमें स्ट्रोमा, ग्रहणा ज्यादा है, ग्रहणा अधिक है। ग्रहणा ज्यादा होने के कारण यहाँ कौन सी अधिक अभिक्रिया होगी? कौन सी अभिक्रिया अधिक होगी? ग्रहणा में प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो मीजोफिल के हरित लवक में ग्रहणा अधिक होने के कारण प्रकाश अभिक्रिया अधिक है और अंधकार अभिक्रिया कम है। वही पुलाच्छद में जो हरित लवक उपस्थित है, उनमें स्ट्रोमा अधिक है, ग्रहणा कम है, अतः यहाँ प्रकाश अभिक्रिया कम है और अंधकार अभिक्रिया अधिक होगी। तो यहाँ दो प्रकार के हरित लवक पाए जा रहे हैं, मीजोफिल में और पुलाच्छद में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्टोमेटा से या रंध्र से आती है, तो सबसे पहले वो किसके सामने आएगी या किसके अंदर प्रवेश करेगी? तो मीजोफिल में प्रवेश करेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल में अधिक काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहणा अधिक है, स्ट्रोमा कम है या नहीं है। नतीजा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके कोई काम की नहीं है लेने के बाद भी, तो इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड किसे देनी पड़ेगी? जिसे उसकी आवश्यकता है। कहाँ आवश्यकता होगी? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ अधिक है? पुलाच्छद की कोशिकाओं में। तो ये हर मीजोफिल की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लेती है, ग्रहण करती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसे स्थानांतरित कर देती है? पुलाच्छद की कोशिकाओं को। क्योंकि पुलाच्छद की कोशिकाओं में क्या अधिक है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होगी? केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र कहाँ होगा? पुलाच्छद में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहाँ होगा? पुलाच्छद में। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ले कौन रहा है? मीजोफिल उत्तक। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण दो बार संपन्न होता है, एक बार मीजोफिल में और दूसरी बार बंडल शीट यानी पुलाच्छद कोशिकाओं में। इस प्रकार की पत्तियों की शारीरिकी को क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं, या ऐसी पत्तियों को क्रेन्ज शारीरिकी कहते हैं। क्रेन्ज शारीरिकी यानी एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में कौन सी शारीरिकी है? क्रेन्ज। क्यों है उनमें अंतर? क्योंकि इसमें ग्राना और स्ट्रोमा में बहुत अधिक विसंगति है। तो पहले वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो किसके संपर्क में आ रही है? मीजोफिल में। क्योंकि मीजोफिल में कौन ज्यादा है? ग्रहणा ज्यादा है, स्ट्रोमा कम है, इसलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल कोशिकाओं में कोई काम की नहीं रहेगी, उसे स्थानांतरित करना होगा। परंतु मीजोफिल में उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, वह देखने के लिए हमें मीजोफिल सेल की इस साइकिल को देखना होगा। मीजोफिल में पहले से पाइरुविक अम्ल मौजूद है। पाइरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त अणु है। पाइरुविक अम्ल एटीपी ऊर्जा को लेकर के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बदल जाता है। यह भी 3 कार्बन युक्त अणु है, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में बदल गया एटीपी को लेकर। यह फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट वायुमंडल से आई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में प्रथम उत्पाद बना रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन युक्त है।
3 कार्बन युक्त अणु के साथ एक कार्बन और जोड़ दिया तो कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन युक्त यौगिक। और ये प्रथम स्थायी यौगिक बनाया है, प्रथम स्थायी यौगिक बना। इसे हमने क्या नाम दिया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, प्रथम स्थायी उत्पाद। इसलिए इस चक्र का नाम क्या रखा गया? C4 चक्र, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन युक्त बनता है? 4 कार्बन युक्त बना है। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदल रहा है। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन युक्त है। यहाँ मीजोफिल ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया, परंतु ये मीजोफिल में क्रियाशील नहीं है, अतः ये मैलिक एसिड स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ? बंडल शीथ में। बंडल शीथ यानी क्या? पुलाच्छद कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होना है? पुलाच्छद में। तो ये मैलिक अम्ल पुलाच्छद कोशिकाओं में जाकर के विघटित हो गया। इसने कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया और पायरुविक एसिड पुनः बना दिया। पायरुविक अम्ल पुनः मीजोफिल ऊतक में लौट आएगा और अगला कार्य शुरू करेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मुक्त हुआ है और यहाँ एसिड मैलिक अम्ल के विघटन पर हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में परिवर्तित कर देता है। और ये मुक्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अब पुलाच्छद कोशिकाओं के अंदर पहले से मौजूद रिबुलोज बिसफॉस्फेट से जुड़ता है रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में और प्रथम स्थायी यौगिक बनाएगा 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहाँ बन रहा है? पुलाच्छद में। परंतु मीजोफिल ऊतक में क्या बना था? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो प्रथम बार कार्बन का स्थिरीकरण OAA में हुआ था 4 कार्बन में, इसलिए C4 चक्र। अब दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से स्थिरीकरण कर रहे हैं, कहाँ? केल्विन चक्र में। और फिर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदला। ये इसने एल्डिहाइड बनाया, जो कि हमने अभी पहले केल्विन चक्र देखा। फिर एल्डिहाइड से एक ग्लूकोज का अणु बनेगा, ये पुनर्जनन अभिक्रिया, फिर से रिबुलोज बिसफॉस्फेट, तो ये पूरा C3 चक्र चलेगा पुलाच्छद में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होकर के ग्लूकोज का निर्माण कहाँ हो रहा है? पुलाच्छद में हो रहा है। तो इसे एक बीजपत्री पादपों में पुलाच्छद में ग्लूकोज बनने से पहले मीजोफिल में भी कार्बन का स्थिरीकरण एडिशनल अतिरिक्त हुआ, इसलिए इसे C4 चक्र कहा। अब ऐसा सब होने से क्या लाभ हुआ? C3 और C4 2 चक्र हमने देखे, इससे क्या लाभ है? देखते हैं कि यहाँ हमने एंजाइम कौन सा यूज करवाया है इस केल्विन में? रूबिस्को। हमने रूबिस्को का पूरा नाम बताया था, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। यानी रूबिस्को एंजाइम 2 काम करता है, कार्बोक्सिलीकरण भी और ऑक्सीकरण भी। C मतलब कार्बोक्सिलीकरण, तो ये सामान्य रूप में क्या काम करता है? कार्बोक्सिलीकरण, परंतु इसके पास ऑक्सीकरण करने की क्षमता भी है। तो रूबिस्को एंजाइम 2 काम कर रहा है, कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण। कब ये कार्बोक्सिलीकरण करेगा और कब ऑक्सीकरण, इसका भी ध्यान दें। जब रूबिस्को एंजाइम का तापमान नियत रहेगा, तापमान नियत, और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक मिलेगी इस हार्मोन को, एंजाइम को, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी और तापमान भी नियत होगा तो कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होगी। परंतु यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाए और तापमान अधिक हो जाए, तो यही रूबिस्को एंजाइम कौन सी क्रिया प्रारंभ कर देगा? ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण मतलब विघटन, कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर नया उत्पाद बनाना। तो रूबिस्को 2 काम करता है, कार्बोक्सिलीकरण भी और ऑक्सीकरण भी। अब सामान्य रूप में जो C3 चक्र देखा अपन ने, C3 चक्र में केवल एक ही एंजाइम है रूबिस्को। तो इसको जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा तभी वो क्या करेगा?
कार्बोक्सिलीकरण। और तापमान भी नियत रहेगा तो कार्बोक्सिलीकरण, तब तो ये भोजन निर्माण करेगा। परंतु दिन में या गर्मियों में अधिक तापमान हो जाने पर, तापमान अधिक हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो गई। सामान्य रूप में वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है 0.03% होती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सदैव कम है प्रकाश के कारण। प्रकाश और क्लोरोफिल और जल की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो अधिक तापमान हो जाएगा तो C3 चक्र में ये रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलीकरण की जगह पर क्या प्रारंभ कर देगा? ऑक्सीकरण। और नतीजा जो हरित लवक है, इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल वर्णक है, वो क्लोरोफिल वर्णक का क्या प्रारंभ हो जाएगा? विघटन। नतीजा भोजन बनने की जगह जो पहले से ग्लूकोज बना हुआ है उसका विघटन चालू हो जाएगा। तो C3 चक्र में अत्यधिक प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो गई, इसे हम बोलते हैं प्रकाश श्वसन। तो C3 पादपों में रूबिस्को एंजाइम अधिक तापमान पर क्या प्रारंभ कर देता है? प्रकाश श्वसन चालू कर देता है, जो कि नेष्टकारी क्रिया हो गई। अब C4 पादपों में क्या हुआ है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पहले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट लेता है और क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहाँ एंजाइम कौन सा कार्य में लिया जाता है? पेप्केज। पेप्केज एंजाइम का पूरा नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। यानी ये पेप्केज एंजाइम कभी भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता है। पेप्केज सदैव क्या करता है? केवल कार्बोक्सिलीकरण करता है। चाहे तापमान अधिक हो या कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो या अधिक हो, पेप्केज सदैव क्या करेगा? कार्बोक्सिलीकरण। तो अधिक तापमान होने पर भी यहाँ पेप्केज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करेगा और OAA बनाएगा। ये OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनकर कहाँ चला जाता है? पुलाच्छद में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देता है। पुलाच्छद कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है, तोड़ता नहीं, मुक्त करता है। पुलाच्छद में कौन सा चक्र चल रहा है? केल्विन। यहाँ फिर कौन सा एंजाइम आ गया? रूबिस्को। परंतु तापमान बढ़ने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम नहीं होती है। तो तापमान अधिक हो जाए परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार यहाँ से बराबर लाया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ सदैव आवश्यक बनी रहती है और नियत बनी रहती है। तो यहाँ रूबिस्को ऑक्सीकरण की जगह कौन सा कार्य करेगा? कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सदैव अधिक बनी रहती है। नतीजा यह ग्लूकोज का निर्माण करता है और प्रकाश श्वसन नहीं करता है। तो C3 चक्र का फायदा हमें क्या हुआ कि यह प्रकाश श्वसन नहीं करता है और C3 पादपों में प्रकाश श्वसन होता है। तो C4 C3 चक्र में यह अंतर है। C3 चक्र कहाँ मिलता है? केल्विन चक्र द्विबीजपत्री पादपों में, वहाँ पर पत्तियों में क्रेन्ज शारीरिकी नहीं है। C4 चक्र कहाँ कार्य करता है? यह एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में, क्योंकि यहाँ क्रेन्ज शारीरिकी मिलती है। यहाँ C3 में प्रकाश श्वसन की संभावना अधिक है, C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। C3 में प्रकाश श्वसन के कारण उत्पादन घट सकता है, परंतु C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, अतः उत्पाद भी अधिक है। C3 तापमान संवेदी है, जबकि C4 चक्र तापमान से संवेदी नहीं है, क्योंकि अधिक तापमान पर भी यह सक्रिय रूप से ग्लूकोज का निर्माण करता है। C3 चक्र खोजने वाले केल्विन थे। C4 चक्र को बनाने वाले कौन है? हैच एंड स्लेक है। यह C4 चक्र ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा उत्पादकारी है। ऐसे कुछ मुख्य अंतर C3 और C4 चक्र में है। यह बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। C3 और C4 चक्र में अंतर बताइए। तो यहाँ हमने पूरा किया प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया और
उस ये अंधकार अभिक्रिया दो प्रकार की है, C3 एंड C4। C3 कहाँ हुई? द्विबीजपत्री। C4 कहाँ हुई? एक बीजपत्री पादपों में। तो यहाँ हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपूर्ण कर ली।